हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो सोचने पर मजबूर कर दे कि असलियत क्या है और कहानी क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उन्हें शेयर करिए। आपका एक कमेंट मुझे यकीन दिलाता है कि कोई है जो मुझे भी सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं अगली वीडियो और अच्छी बनाऊं। मैं सीख रही हूं। आप मुझे अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम डीएम से @हाई कहानी वाली 12 पर। मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। मंदिर के बाहर मीरा एक बच्ची रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर के बाहर क्यों? मीरा एक अनाथ थी। 3 साल पहले उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। अभी वो 12 साल की थी, लगभग 9 साल की रही होगी जब उसके माँ बाप का देहांत हुआ हो एक एक्सीडेंट में। और उसके परिवार में और कोई नहीं था, और अगर हो भी तो उसे पता नहीं। पिछले गांव में एक घर था, पर वो भी किसी ज़मींदार ने हड़प लिया। तो वो इस गांव में आई थी एक पते पर उसकी नानी को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो उस मंदिर में रहने लगी। गांव वाले भी उसे खाने पीने को दे देते थे कुछ ना कुछ। मंदिर की सफाई करती, पूजा पाठ करती, ध्यान रखती। इसी तरीके से उसके दिन गुजर रहे थे। दिखने में सांवली, बड़ी बड़ी आँखें और ठेठ देहाती भाषा में बात करने वाली। गरीब थी पर झुकती नहीं थी। जो भी काम उसे मिलता वो करती, चाहे मजदूरी हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, किसी के घर की सफाई हो, सारा काम करती और उसे जो बन पड़ता वो जुटाती और मंदिर में सेवा करती। इतना दर्द झेलने के बाद भी मीरा कभी मायूस नहीं होती, हमेशा मुस्कुराती रहती। जो पैसे जुटाती उससे अपनी ज़िंदगी आराम से बिताती। फिर आए गांव में एक प्रिंसिपल मैम वैसे तो काफ़ी अच्छी थी, पर पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त। मीरा प्रिंसिपल मैम जब आई तो उन्हें मंदिर पर पूजा का न्योता देने आई। जब प्रिंसिपल मंदिर में आई तो उन्होंने पूछा कि मीरा कहाँ रहती है, क्या करती है। तो उन्हें पता चला मीरा का कोई घर नहीं था, मीरा उसी मंदिर में रहती थी, वहीं पूजा पाठ करती थी। प्रिंसिपल को मन में अजीब सा डर लगा। एक बच्ची जो महज 14 साल की हुई होगी, वो अकेली रहती है और पिछले कई सालों से अकेली रहती है। प्रिंसिपल ने मीरा से पूछा, पढ़ाई करोगी? मीरा ने कहा करिए पढ़ाई करके, हम जैसन गरीबन का कुछ होता है क्या पढ़ाई करके, हमारे हिस्से में ना है ये सब। प्रिंसिपल जी ने हंसकर कह दिया, कल से स्कूल में आ जाना, तुम्हारे हिस्से का हक दिलाऊंगी मैं तुम्हें। अगले दिन से मीरा स्कूल जाने लगी। अब वो प्रिंसिपल जी के घर भी जाने लगी, उनके लिए खाना बनाती, उनकी मदद करती और पढ़ाई में भी अच्छी हो रही थी धीरे धीरे। मीरा को पढ़ना अच्छा लग रहा था। प्रिंसिपल भी पूरा ध्यान देती। दोनों में लगभग माँ बेटी जैसा रिश्ता हो चला था। मीरा अक्सर उनकी पसंद की चीज़ें बना कर ले आती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक प्रिंसिपल ने बताया कि उनका बेटा आ रहा है विदेश से, वहीं नौकरी करता है, कुछ दिनों के लिए इंडिया आ रहा है। मीरा बहुत खुश हुई। मीरा ने कहा, अरे वाह, कैसे दिखते हैं विलायती बाबू, हम उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। प्रिंसिपल जी हंसने लगी, कहने लगी, वो पूरा विलायती बन चुका है, उसे हमारे यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से माना है यहाँ आने के लिए। 2 दिनों के बाद जब मीरा भागते उछलते हुए उनके घर जाती है खाना लेकर, तो देखती है बहुत सारा सामान पड़ा है और सामने खड़ा है एक लड़का।
उसने ऐसे कपड़े पहने थे कि मीरा ने पहले कभी वैसे कपड़ों में किसी को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था साक्षात कोई फिल्म में से निकल के आ गया हो। मीरा को वो बहुत सुंदर दिख रहा था। मीरा ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उस चमक में मीरा खोई रही कि इतने में वो लड़का कहने लग गया, ओ हेलो, क्या चाहिए? प्रिंसिपल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वीर, ये मीरा है। मीरा, ये तुम्हारे विलायती बाबू। वीर कहने लगा, ओ शी इज़ मीरा, बड़ी सुंदर है। मीरा शर्मा गई। उसने खाना किचन में रख दिया और जाकर कहने लगी, हम चलते हैं मैडम जी, कुछ काम हो तो बुला लीजिएगा। प्रिंसिपल मैम ने कहा, क्यों? वैसे तो बड़ा बोलती रहती थी, विलायती बाबू आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या हुआ? मीरा शर्मा कर वहाँ से चली गई। वीर मीरा को जाते हुए देख रहा था। मीरा के शरीर पे खुले हिस्सों को ताक रहा था और एक हल्की सी मुस्कान गहरी काली सी उसके चेहरे पर बन रही थी। अगले दिन मीरा सुबह आई तो उसने मीरा को बुलाया और कहा, मीरा सुनो। मीरा आई तो उसने कहा, ज़रा मेरे कंधे दबा दो तो, बहुत दुख रहे हैं। मीरा ने कहा, अभी दबाए देते हैं। मीरा के मन में कोई छल नहीं था। वो बैठी और धीरे धीरे कंधे दबाने लगी और वीर उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस करने लगा। उसके बाद वीर ने अपनी शर्ट उतार दी और कहा, ठीक से दबाओ, यहाँ दबाओ। फिर वीर ने मीरा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन से लेते हुए आगे अपनी छाती पर रख दिया। मीरा झुक गई थी आगे। मीरा की छाती वीर के सर पे छू रही थी। मीरा ने ध्यान नहीं दिया। वो अच्छे मन से दबा रही थी और कह रही थी, आराम मिल रहा है ना? वीर अपने सर को जानबूझकर पीछे हिलाता और कहता, हाँ बहुत आराम मिल रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी को नोच खाने की मुस्कान होती है। फिर नीचे से प्रिंसिपल मैम के आने की आवाज़ आई तो वीर उठ खड़ा हुआ और कहा, जल्दी जाओ यहाँ से, भागो। मीरा को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था। फिर मीरा यहाँ से चली गई। अगले दिन मीरा आई तो मीरा ने कहा कि मैं आपके लिए अचार लाई हूँ। वैसे तो वीर अचार खाता नहीं, पर वीर ने कहा, लाओ परोसो। वीर की माँ खड़े होकर देखकर कहती रही, तू तो कभी अचार नहीं खाता। वीर ने कहा, विलायत में रहते रहते सब अच्छा लगने लगा है, सब खाता हूँ मैं। मीरा जैसे ही वीर को अचार परोसने लगी, वीर ने धीरे से मीरा की कलाई मरोड़ दी। मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे पहली बार किसी मर्दाना स्पर्श का एहसास हुआ। उसने हाथ छुड़ाना चाहा तो वीर ने उसकी कलाई पीछे को मरोड़ दी। इतने में वीर की माँ आ गई तो उसने हाथ छोड़ दिया। मीरा वहाँ से चली गई। मीरा के मन में अजीब सी बेचैनी चल रही थी। आज से पहले ऐसा मीरा को किसी ने महसूस नहीं करवाया था। अगले हफ्ते प्रिंसिपल मैम को दिल्ली जाना था स्कूल के किसी काम से। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तू भी चल। वीर ने कहा, नहीं, मैं कोई ट्रैवल नहीं करने वाला, मैं यहाँ सिर्फ आराम करने आया हूँ, और वैसे भी मीरा है तो मेरा ध्यान रखने के लिए। वीर की माँ ने मीरा की तरफ देखा, रख लोगी ध्यान? मीरा ने बस हाँ में सर हिला दिया। वीर की माँ ने कहा, तो ठीक है, इसके खाने पीने का ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आती। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। वो चली गई। अगले दिन मीरा खाना बनाकर लेकर आई। बारिश हो रही थी। मीरा भागते हुए आई। उसने खाना अंदर टेबल पर रखा और वो कहने लगी, विलायती बाबू, विलायती बाबू। उसने देखा वीर के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने जैसे ही हाथ से वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खोला, उसने देखा वीर अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। वो जगा हुआ था, उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। मीरा ने पलट कर आँखें बंद कर ली और कहा, मैं माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। वो निकल कर भागने लगी कि इतने में वीर उठकर आया तौलिया लपेटते हुए।
अरे अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मीरा ने कहा कि आप तैयार होकर आ जाइए, हम खाना लाए, हम खाना परोस देते हैं। मीरा खाना परोसने लगी। वीर हाथ मुँह धुलकर आया, उसके बालों से पानी टपक रहा था। मीरा ने कहा सर पोंछ लीजिए ना तो ठंड लग जाएगी, फिर मैडम जी हमें डांटेंगी। वीर ने कहा तुम पोंछ दो। मीरा तौलिया लाई और हल्के हल्के से वीर का सर पोंछने लगी और वीर खाना खा रहा था। वीर वापस वैसे ही मुस्कुरा रहा था। वीर ने कहा कितनी मिर्ची है। वीर झूठ मूठ मिर्ची लगने का नाटक करने लगा। मीरा भागकर पानी लेकर आई। जब मीरा ने पानी दिया वीर को तो वीर ने मीरा का हाथ पकड़ लिया, उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। उसके हाथों में गिलास पकड़ाया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। फिर उसने वो गिलास अपने मुंह से हटाया और वो गिलास मीरा के मुंह के पास ले गया और कहा, और फिर धीरे से मीरा को वो पानी पिलाया और उसने एकदम से वो गिलास मीरा के ऊपर उड़ेल दिया। मीरा ने कहा अरे ये क्या कर दिया आपने। मीरा के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। वीर ने धीरे से मीरा की गर्दन पे हाथ लगाया और कहा गीले हो गए हैं, बीमार पड़ जाओगी, फिर माँ हमें कहेंगी कि हमने ध्यान नहीं रखा। मीरा शर्मा गई, पलट कर जाने लगी तो वीर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अब मीरा वीर से सट चुकी थी। मीरा की सांसें तेज़ हो रही थी। वीर ने पहले मीरा के गर्दन पर चूमा, फिर गालों पर, फिर आँख पर, फिर होठ पर। धीरे धीरे उसके हाथ मीरा के पूरे बदन को नाप रहे थे। मीरा के गले से अब सिसकियाँ निकल रही थी। उसके गर्दन पर निशान पड़ रहे थे, उसके जिस्म पर निशान पड़ रहे थे। और उस दिन मीरा ने वीर को अपना बना लिया, खुद को वीर के हवाले सौंप दिया। उसने वीर को वो सब कुछ करने दिया जो वीर करना चाहता था। फिर अचानक उसकी आँख खुली। आधी रात हो रही थी। वो सोफ़े पर आधी नंगी पड़ी हुई थी। उसकी आँख खुली तो उसने देखा वीर टीवी देख रहा है। उसने उठकर कपड़े पहने और कहा कि मैं जाती हूँ। वीर ने कहा इतनी रात को कहाँ जाओगी, रुक जाओ। मीरा रुक गई। उस पूरे हफ्ते उन दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ जो उस दिन शुरू हुआ था। जब तक मैम वापस आई, मीरा अपने आप को वीर का कर चुकी थी। अब ये सिलसिला चलता रहा। कभी वीर उसे गाड़ी में घुमाने ले जाता और घंटों तक अपनी मनमानी करता। मीरा से कहता कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और मीरा को लगता शायद ये प्यार ही है। मीरा धीरे धीरे वीर के लिए पागल हो रही थी। वीर जो करने को कहता वो करती। मीरा की आंखों में प्यार पनप रहा था और वीर की आंखों में हवस। फिर एक दिन वीर ने कहा कि वो वापस जा रहा है तो उसकी पैकिंग में मदद करे। जब मीरा पैकिंग कर रही थी तो वीर से कहने लगी कि अब वापस कब आओगे। वीर ने हंसते हुए कहा क्यों। मीरा ने कहा हमसे शादी भी तो करनी है। वीर हंसने लगा और कहने लगा शादी किसकी, मेरी। मीरा ने वीर का हाथ पकड़ा और कहा हाँ अब हमसे शादी करेंगे ना। वीर ने मीरा के सर पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अमेरिका में ये सब बहुत नॉर्मल है। मीरा ने कहा अमेरिका में होता होगा नॉर्मल, यहाँ नहीं है। अब तुमसे शादी करनी होगी, हम कहाँ जाएंगे। वीर ने कहा मैं पैसे भिजवा दूँगा, माँ तुम्हारी शादी यहीं गांव में किसी से धूमधाम से करवा देगी। इतना थोड़ी सोचते हैं। और तुमने सोचा भी कैसे मैं तुमसे शादी करूँगा। वीर ने अपना सामान पैक किया और वो वहाँ से चला गया।
मीरा अपने घुटनों पर आ गई और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मीरा ने जब प्रिंसिपल मैम को सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि क्या सोचकर तुमने उससे ताल्लुकात बनाए? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उसकी हैसियत और ख़ुद को देखा है कभी? तुम्हें कैसे लगा वो तुमसे शादी करेगा? मीरा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। यह हादसा होने के बाद प्रिंसिपल मैम ने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया और वो भी वहाँ से चली गई, मीरा को अकेले उस गांव में छोड़कर। मीरा वापस से अनाथ और अकेली थी। जब कुछ दिनों बाद मीरा के पीरियड्स मिस हुए तो उसे पता चला कि वो पेट से है। पहले जो गांव वाले उसे थोड़े प्यार से, इज्जत से बात करते थे, वो उसे तुच्छ नज़रों से देखते थे। इस मंदिर में वो रहा करती थी, उस मंदिर के अंदर जाना उसे मना कर दिया गया, क्योंकि वो शादी से पहले मां बनने वाली थी। इस पूरे वाक़ये में वो अकेली थी। उसने बच्चे को जन्म भी अकेले ही दिया, उसी मंदिर के पीछे, और वो बच्चा नहीं बचा। कैसे बचता? मीरा ने इतने दिनों में कुछ खाया ही नहीं था, उसने अपना कोई ध्यान ही नहीं रखा था, तो वो कैसे बचता? उस बच्चे को सीने से लगाकर मीरा 3 दिन तक रोती रही। फिर चौथे दिन गांव की औरतों ने उस बच्चे को मीरा से छीन कर कहीं दफना दिया। मीरा अब अधमरी हो चुकी थी, ना कोई खाने को पूछता, ना पीने को। उसी मंदिर के पीछे पड़ी रहती। उसके आसपास मक्खियाँ उड़ने लगे, उसके बालों से गंध, बदबू आने लगी। पागल हो चुकी थी वो। किसी को भी देखकर कहती, बाबू, वीर बाबू, मेरे वीर बाबू। बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। फिर एक दिन न जाने उसे क्या सूझा, उसने गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को निकाला गया। उसे आग देने वाला भी कोई नहीं था, तो उसे म्युनिसिपैलिटी वालों ने लेकर जला दिया। अकेली ज़िंदगी थी उसकी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। पढ़े लिखे लोगों ने भी उसका इंसाफ नहीं किया। इस वाक़ये के बाद कुछ तो नहीं बदला, पर उस गांव में अकाल पड़ा, भीषण अकाल, सूखा। कई बरस तक पानी नहीं बरसा। जिस खेत में फसलें लहराया करती थी वो बंजर हो गई। न खाने को कुछ बचा, न पीने को। जिनके पास पैसे थे उन्होंने गांव छोड़ दिया, जिनके पास कुछ नहीं था वो वहीं भूखे मारे गए, और कुछ ही सालों में वो पूरा गांव खाली हो गया। कुछ लोग कहते कि डायन का असर है, पर गांव के किसी कोने में आज भी उस मंदिर के पीछे वीराने में रोने की आवाज़ें आती, ज़ोर ज़ोर से। आज भी चीखें आती कि वीर बाबू मुझे छोड़कर मत जाइए। अब आप मुझे बताइए कि क्या सच में उस गांव पर डायन का कोई सिला था, या फिर गांव वाले राक्षस थे जिन्होंने मीरा का साथ नहीं दिया और वो अपनी कर्म की कीमत चुका रहे थे। अक्सर नाइंसाफ़ी की वजह नहीं होती, और नाइंसाफ़ी के बदले इंसाफ भी नहीं मिलता। असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। मीरा अपने लिए लड़ नहीं पाई, अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। न जाने ऐसी कितनी मीराएं हैं इस दुनिया में। पर आत्महत्या किसी चीज़ का हल नहीं है। ज़िंदगी जीना, लड़ना ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह की किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए, हार नहीं माननी है, जीतना है। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत देता है कि कोई मुझे सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे अगली वीडियो और अच्छी भेजनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। और अगर आपको अपनी कहानियाँ मुझ तक भेजनी हो और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियाँ नरेट करूँ, तो अपनी कहानियाँ लिखकर मुझे @hi कहानी वाली 12 पर भी भेज सकते हैं।
मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।